नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबको, मतलब हर किसी को हमारे ग्रह से जोड़ता है, भूगोल। ज्योग्राफी। जी, हमारे पास मिस्टर टीचर की एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन है जो लूसेंट सामान्य ज्ञान पर आधारित है। हाँ, और इसका मकसद है भूगोल के जो बिल्कुल बुनियादी सिद्धांत हैं उनको समझना। बिल्कुल, हम जानेंगे कि ये शब्द कहाँ से आया, ये एक विषय के तौर पर कैसे विकसित हुआ और कुछ महान विचारकों ने इसे कैसे देखा, कैसे परिभाषित किया। देखिए, ये सिर्फ तथ्यों की कोई लिस्ट नहीं होने वाली है, ये एक कहानी है। ये समझने की कहानी कि इंसानों ने सदियों से अपनी दुनिया और उसमें अपनी जगह को कैसे देखा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है भूगोल, सिद्धांत एवं आधार। लेकिन इस विषय को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले इसके नाम को ही समझना होगा। हाँ, बिल्कुल सही। और हमारी अगली स्लाइड इसी बारे में है, भूगोल शब्द का उद्गम। ये बहुत दिलचस्प है। असल में ये शब्द यूनानी भाषा से आया है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। अच्छा। हाँ, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, पहला शब्द है जियो। मतलब जियो यानी पृथ्वी, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस यानी ग्राफोस, जिसका मतलब है वर्णन। बिल्कुल। तो जियोग्राफी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है पृथ्वी का वर्णन। अरे वाह! और यहाँ पे एक एग्जाम अलर्ट भी है। जी हाँ। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान थे इरेटोस्थनीज। ये नाम तो मुझे लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये अक्सर पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, तो नाम है इरेटोस्थनीज। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो है यूनानी योगदान। तो मतलब सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि इसे एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी यूनानियों को ही जाता है। हाँ, उन्होंने ही भूगोल को एक सिस्टमैटिक सब्जेक्ट, एक व्यवस्थित विषय के रूप में स्थापित किया। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है हिकेटियस का। हिकेटियस जी, स्लाइड में उनके काम को एग्जाम अलर्ट की वर्क के रूप में हाईलाइट भी किया गया है। और उनकी पुस्तक का नाम था जेस पीरियडिस। हाँ, जेस पीरियडिस, जिसका अर्थ भी, मजे की बात है, पृथ्वी का वर्णन ही है। अच्छा, वही मतलब है। हाँ। सोचिए, उस समय के उपलब्ध ज्ञान को एक किताब में समेटना एक कितना बड़ा काम रहा होगा। बहुत बड़ा। एक तरह से उस समय की ज्ञात दुनिया का विश्वकोश था ये। तो ये विषय एक स्वतंत्र पहचान कब हासिल करता है? हमारी अगली स्लाइड विषय का विकास शायद हमें यही बताती है। बिल्कुल। इसे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में मान्यता मिली 19वीं शताब्दी में। काफी बाद में, मतलब। हाँ, काफी बाद में। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका रूप बदला और ये मनुष्य और पर्यावरण के जो आपसी संबंध है उनके अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। अच्छा, तो फोकस अब सिर्फ वर्णन से हटकर रिश्ते पर आ गया। बिल्कुल। इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर। सही पकड़ा आपने। और यहीं से 2 प्रमुख विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। तो चलिए पहली विचारधारा देखते हैं, संभववाद, पॉसिबिलिज्म। स्लाइड के अनुसार इसका जो मूल विचार है वो ये है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और प्रकृति द्वारा दी गई अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ये तो मनुष्य की क्षमताओं पर एक बहुत ही सकारात्मक, एक बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण है। बिल्कुल। ये कहता है कि पर्यावरण आपको विकल्प देता है, वो आपको मजबूर नहीं करता, आप चुन सकते हैं। और अगली स्लाइड हमें संभववाद के समर्थक बताती है। इसमें 2 प्रमुख नाम हैं, ब्लाइंडन डी लाश और फेब्रे। जी हाँ, ये दोनों ही फ्रांसीसी भूगोलविद्ता थे और इस विचारधारा के बड़े पैरोकार थे। लेकिन जाहिर है एक दूसरा नजरिया भी रहा होगा। हमेशा होता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। विचारधारा 2 पॉइंट निर्धारणवाद, डिटर्मिनिज्म। और ये तो संभववाद के बिल्कुल विपरीत लगता है। एकदम उल्टा। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम, मतलब जो कुछ भी वो करता है, वो पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब इंसान के पास अपनी मर्जी चलाने की कोई आजादी ही नहीं है या बहुत कम है? बहुत कम। ये विचारधारा मानती है कि पर्यावरण ही सब कुछ है, वही सर्वोपरि है। तो अगली स्लाइड निर्धारणवाद के समर्थक दिखाती है, और इसमें तो कई बड़े नाम हैं, जैसे रिटर, एलन सिंपल और हंटिंगटन। हाँ, ये विचारधारा खासकर जर्मनी में बहुत प्रभावशाली थी। और यहाँ एक खास एग्जाम अलर्ट भी है, रैट्जेल। हाँ, रैट्सेल, जिन्हें नवीन निर्धारणवाद का संस्थापक भी कहा जाता है।
ये एक और जरूरी सवाल बन सकता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि भूगोल को लेकर दो अलग-अलग एकदम विपरीत सोच थी। हाँ, तो अब देखते हैं कि कुछ महान विचारकों ने इसे शब्दों में कैसे बांधा। हमारी अगली स्लाइड है भूगोल की परिभाषाएं, और सबसे पहला नाम है स्ट्रैबो का। स्ट्रैबो की परिभाषा बहुत व्यापक है। मैं इसे पढ़ती हूँ। जी। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्रदान करना है। एक मिनट, ये तो भूगोल नहीं, ये तो सब कुछ की परिभाषा लग रही है। हाँ, एक तरह से यह पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। कुछ भी नहीं। अगली स्लाइड में कांट और टॉलमी की परिभाषा है, और ये तो बहुत सीधी और सरल है। हाँ, ये कहते हैं भूगोल पृथ्वी की सतह को सरल में देखने वाला सामान्य विज्ञान है। बस। बहुत सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं। कोई नहीं। इसके बाद कार्ल रिटर की परिभाषा आती है। वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके भौतिक स्वरूप, घटनाओं एवं उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। अंतः संबंध, इंटररिलेशनशिप, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। यहाँ पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई, एक सिस्टम के रूप में देखने पर जोर है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हमारी आखिरी परिभाषा है आर्थर होम्स की। जी। ये बहुत ही मानव केंद्रित, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक लगती है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। हाँ, द होम ऑफ मैन। ये परिभाषा हमें फिर से मनुष्य और पर्यावरण के उस संबंध पर ले आती है जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये सीधे सीधे इंसान पर फोकस करती है। तो आज हमने भूगोल की बुनियादी बातों को समझा, मतलब इसके नाम की उत्पत्ति से लेकर इसके विकास और उन दो प्रमुख विचारधाराओं तक जिन्होंने इसे एक आकार दिया। हाँ, संभववाद और निर्धारणवाद। और हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग विद्वानों ने इस विशाल विषय को अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की। और ये परिभाषाएं सिर्फ शब्द नहीं है, ये दर्शाती हैं कि समय के साथ हमारा अपने ग्रह को देखने का नजरिया कैसे बदला है। सही बात है। पृथ्वी का सिर्फ वर्णन करने से लेकर उसमें इंसान की क्या भूमिका है, उसे समझने तक का जो सफर है, वो इन परिभाषाओं में दिखता है। बिल्कुल। तो आर्थर होम्स की परिभाषा के आधार पर कि भूगोल मानव के रहने के स्थान का अध्ययन करता है, एक सवाल मन में आता है। बताइए। देखिए, जैसे जैसे मानवता मंगल जैसे दूसरे ग्रहों की खोज कर रही है और शायद वहां बसने की तैयारी भी कर रही है, तो क्या भूगोल की परिभाषा को पृथ्वी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी? बहुत दिलचस्प सवाल है। मंगल ग्रह का भूगोल कैसा दिखेगा? क्या वो भी भूगोल कहलाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। और क्या वहां भी यही बहस होगी, निर्धारणवाद बनाम संभववाद की? अरे वाह, ये तो और भी गहरा सवाल है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।